नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। सेल 11 विजय अभियान की पहली वर्षगांठ पर देहरादून में हुआ कार्यक्रम। 19वें राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन में राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी ने की शिरकत। रुड़की पुलिस ने 72 घंटे के भीतर किया ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। हत्या की आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। 25 नवंबर को सत्ती मोहल्ले में 55 वर्षीय महिला का हुआ था मर्डर। हरिद्वार में बिना पंजीकरण संचालित यूज्ड कार बाजार पर प्रशासन की सख्ती। बिना लाइसेंस पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त करने वाले डीलरों की सूची तैयार। एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह एलबीएस अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। देहरादून एयरपोर्ट पर सीएम धामी ने किया स्वागत। और कांग्रेस की धामी सरकार पर गंभीर आरोप। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता की। भू कानून के मुद्दे पर सरकार की नीतियों की आलोचना की। देहरादून में 19वें राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और सीएम धामी ने शिरकत की। यूकास्ट की तरफ से आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन का राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। 3 दिवसीय सम्मेलन में देश के जाने माने वैज्ञानिक और शोधकर्ता शामिल होंगे। कार्यक्रम में यूकास्ट के महानिदेशक द्वारा सेल 11 टनल हादसे पर लिखी गई पुस्तक का राज्यपाल और सीएम धामी ने विमोचन किया। 3 दिन तक चलने वाले सम्मेलन में विज्ञान के युवा छात्र भी हिस्सा लेंगे। संबोधन में सीएम धामी ने सेल 11 टनल हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि सेल 11 टनल हादसे का समय विचित्र समय था। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेल 11 टनल हादसे का सफल रेस्क्यू हो पाया। पिछले वर्ष वर्ल्ड कप से ज्यादा ध्यान पूरी दुनिया का सेल 11 टनल हादसे पर था। टनल हादसे में एक भी श्रमिक की जान जाती तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती। भारतवर्ष के अंदर जितनी टेक्नोलॉजी थी उसका पूरा इस्तेमाल किया गया। अब मशीन काम कर रही है तेजी से। मशीन तेजी से काम कर रही थी। अब 12वें दिन अचानक हमको ये कहा कि ये साहब आज रात को आप आके, फिर वैसे तो मैं रोज वहीं रहता था, रोज 2 बार जाता था, फिर आता था, फिर वहां उत्तरकाशी में ही कैंप बना लिया था, वहीं से काम भी करते थे। फिर बीच में कोई कार्यक्रम होता था तो यहां आते थे, फिर कहीं जाते थे, फिर वापस जाते थे। तो मुझे बोला कि आज रात को पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये लगभग 46 मीटर जो है पाइप अंदर चला गया है। अब 56 मीटर पर जाना है, 10 मीटर रह गया है, रात को हो जाएगा और आप यहीं पर रहिए आज रात। ये अभियान हमारा सक्सेस हुआ। इसमें सबने बहुत सहयोग दिया। सभी एजेंसियों ने, भारत सरकार की एजेंसियों ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हर विभाग ने और देश विदेश दुनिया के लोगों ने, सभी इंजीनियरों का, एजेंसियों का मैं हृदय से सबका आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस अभियान को सफल बनाया। और निश्चित रूप से ये अभियान एक लोगों के लिए शोध का विषय भी है कि ये किस प्रकार से सक्सेस हुआ। हरिद्वार जिले में बिना पंजीकरण संचालित यूज्ड कार बाजार में प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। बिना लाइसेंस पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त करने वाले डीलरों की सूची तैयार की जा रही है। परिवहन विभाग ने ऐसे डीलर्स को नोटिस जारी करने शुरू कर दिए हैं। केंद्र सरकार की नई नीति के तहत अब केवल पंजीकृत डीलर ही पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त कर सकेंगे। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में ऑथराइज्ड डीलर ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल और स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसेसिंग नीति लागू की थी। इसके अनुसार पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त का डेटा परिवहन विभाग के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। हरिद्वार में परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों का कारोबार करने वाले डीलरों को पंजीकरण कराने का निर्देश दिया है। यूज्ड कार जो हैं, जो भी बेचता है, चाहे वो अभी के प्राधिकृत डीलर हैं या कोई सामान्य आदमी,
तो उनको विधिवत रजिस्ट्रेशन कराना है। ये 2023 में इसके शासनादेश भी सेंट्रल गवर्नमेंट से जारी हो गए। तो जैसे ही ये जारी हुआ तो सबको मौखिक रूप से अवगत कराया गया, लिखित रूप से बता दिया गया, लेकिन ये संज्ञान में आया कि अवैध रूप से लोग इसको बेचने और खरीदारी कार्य कर रहे हैं। तो इसमें हमारी टीम, जिसमें हम और ARTO प्रवर्तन रश्मि पंत, श्रीमती रश्मि पंत मैम भी थी, हमारे परिवहन का अधिकारी भी थे, सबने हमने छापामारी की। छापामारी करके करीब करीब जनपद में मोर देन 500 व्हीकल्स जो उनको हम उनका नंबर नोट करके लाए और उनको ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ 7 डीलर्स को जो बेच रहे थे उनको हमने नोटिस भी दिया कि आप 7 दिन के अंदर इसको विधिवत रजिस्ट्रेशन अपना करा लें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के क्रम में लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने राज्य सेक्टर योजना के तहत लाइन पार संजय नगर क्षेत्र में करीब 10 करोड़ की लागत से 2 ट्यूबवेल, उच्च जलाशय और पाइपलाइन का विधिवत रूप से भूमि पूजन कर काम का शुभारंभ किया। पेयजल योजना का निर्माण कार्य 18 महीने में पूरा होने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन आज 8 महीने बाद कार्य शुरू हुआ है। ऐसे में 10 महीने में आखिरकार ओवरहेड टैंक कैसे पूरा किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता AK कटारिया ने समय के मुताबिक काम पूरा किए जाने का दावा किया है। आपको बता दें, पेयजल योजना से 30,000 की आबादी वाला क्षेत्र लाभान्वित होगा। लोगों ने जो राजीव नगर बंगाली कॉलोनी हाथीखाना पेयजल योजना है उसके दूसरा नलकूप है। एक नलकूप का तैयार हो चुका है और दूसरे नलकूप का भूमि पूजन आज हम लोगों ने किया है और ये लगभग 15,000 की आबादी को ये पानी इस योजना से मिलेगा और अगले 30 वर्षों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए, यानी कि आने वाले 30 वर्षों में इस क्षेत्र में पानी की कितनी ज़रूरत होगी उसको देखते हुए इस योजना को तैयार किया गया है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आने वाले 30 वर्षों में भी दोबारा से ना यहाँ पर ट्यूबवेल बनाना पड़ेगा और ना ही पेयजल लाइन डालनी पड़ेगी। उस तरह से योजना को तैयार किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी योजना है जिसको राज्य सेक्टर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किया है और लगभग 10 करोड़ की ये योजना है और अगले वर्ष तक हमको इसको पूरा करके यहाँ लोगों को इसको लोकार्पण करना है इसका। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारी योजना का समय है उसके समय के अनुसार ही हम लोग चल रहे हैं और तय समय पर योजना पूरी हो जाएगी। हमारा इस लालकुआं बंगाली कॉलोनी में हाथीखाना क्षेत्र के लिए योजना स्वीकृत हुई है। ये हमारी माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत राज्य सेक्टर प्रोग्राम में सैंक्शनड है। इसकी जो लागत है वो 9 करोड़ 89 लाख है। इसमें हमारा जो लालकुआं नगर पंचायत से जो इधर का उसको छोड़ते हुए जो इधर का क्षेत्र है लाइन पार का बंगाली कॉलोनी में हाथीखाना, ये पूरा क्षेत्र इसमें कवर करना है और इसके अंतर्गत हमारा एक 900 किलोलीटर का जलाशय जिसका आज माननीय विधायक जी ने यहाँ पे भूमि पूजन किया है वो बनना है और लगभग 7 किलोमीटर के करीब इसमें लाइन पड़नी है और कनेक्शन है। तो जो पूरा करने का लक्ष्य है वो हमारा लगभग हमने 18 महीने का समय लेके हम लोग चल रहे हैं और हमारा प्रयास है कि हम 18 महीने के अंदर योजना को पूर्ण कर। उत्तराखंड सरकार द्वारा देवभूमि उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक नशा मुक्त करने का संकल्प लिया गया। इसको लेकर लगातार सरकार और पुलिस प्रशासन इस पर रोक लगाने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं अब रामनगर में नशा एक अभिशाप के रूप में जहर बनकर युवाओं को इसमें धकेलने का काम कर रहा है। नशे से होने वाले नुकसान को लेकर और इसे रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ग्राम हिम्मतपुर ब्लॉक पीरू मदारा स्थित ग्रेट मिशन पब्लिक स्कूल की तरफ से एक कार्यक्रम में स्कूली बच्चों की तरफ से बनाई गई जहर से जिंदगी तक शॉर्ट फिल्म रिलीज की गई। देखिए, आज ग्रेट मिशन स्कूल द्वारा जहर से ज़िंदगी तक एक शॉर्ट फिल्म एक रिलीज़ की गई है जो नशे के बढ़ते दुष्प्रभावों पर आधारित है। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जो ग्रेट मिशन स्कूल की पूरी टीम को थैंक्स की उन्होंने इस पर एक फिल्म बनाई, बच्चों को जागरूक किया। बहुत ही अच्छा मतलब प्रयास है और उसमें फिल्म में दिखाया गया है कि भाई कैसे नशा समाज में मतलब प्रभाव डाल रहा है, कैसे उसमें बचाव करना चाहिए, तो सभी मुद्दों को उसमें शामिल किया गया है। लोगों से अपील है कि उसको ज़रूर देखें और जो नशे के बढ़ते प्रभाव को मतलब कैसे कम किया जाए इस पर अपना बहुमूल्य सहयोग दें। एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर लोहाघाट नगर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए आज यातायात निरीक्षक हयात सिंह के द्वारा लोहाघाट नगर की गैस गोदाम के पास पार्किंग में गैराज मालिकों द्वारा खड़े किए गए पुराने वाहनों और पार्किंग में खड़े किए गए मालवाहक वाहनों, स्कूल बसों को हटाया गया।
यातायात निरीक्षक हयात सिंह ने बताया कि लोहाघाट नगर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए सड़क किनारे खड़े रहने वाले वाहनों में जैमर लगाए जा रहे हैं और पार्किंग में कब्जा जमाने वाले वाहनों को हटाया गया है। लोहाघाट शहर में गाड़ी खड़ी करने की जगह न होने के कारण जितने भी जो टैक्सी वाहन हैं, जो सवारी के अलावा जितनी भी टैक्सी वाहन खड़ी रहती हैं, उनको के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। जो भी यहाँ पर लोहाघाट पेट्रोल पंप के बगल में जितनी भी खाली जगह थी, जो पुराने जो है जीप खड़ी हैं या पुरानी कोई गाड़ियाँ खड़ी हैं, और इसके अलावा जो मिक्सर प्लांट जो भी खड़े हैं, उनको सबको यहाँ से हटवाया जा रहा है और इनकी व्यवस्था, ये टैक्सियों की व्यवस्था के लिए जगह बनाई जा रही है। सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने 72 घंटे के भीतर महिला के ब्लाइंड मर्डर केस का पर्दाफाश करते हुए हत्या की आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की वजह पैसों का लेन देन और कर्ज का बढ़ता दबाव निकलकर सामने आया है। मामले का खुलासा हरिद्वार पुलिस कप्तान प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने किया। उन्होंने घटना का पूरा विवरण साझा करते हुए अपराध में शामिल आरोपी महिला रूबीना की गिरफ्तारी और हत्या के कारणों की जानकारी दी। 25 नवंबर को कोतवाली रुड़की क्षेत्र के सत्ती मोहल्ले में 55 वर्षीय महिला रेखा का लहूलुहान शव उसके घर में मिला था। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। मृतका रेखा ब्याज पर पैसे देने का काम करती थी। हत्या की गई थी, उसके संबंध में पुलिस को जब सूचना प्राप्त हुई थी, प्रथम दृष्टया ये हमें हत्या से ही पूरा मामला लगा था। इस संबंध में मृतका के जो पुत्र हैं दीपक कुमार, उनकी ओर से तत्काल तहरीर लेके एक कंप्लेंट लेके हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया था। इस संबंध में पुलिस को ये बात संज्ञान में आई कि एक महिला उस समय करीब दिन के समय इनके घर में जाना प्रतीत हुआ और उसके बाद वहां से निकल के जाना प्रतीत हुआ, जिसमें उनके द्वारा कुछ सामान भी वहां से लेके जाया गया था। इस संबंध में पुलिस ने जब उक्त महिला, जिसका नाम रूबीना है, और उसको बुलाया, उससे जब पूछताछ की सख्ती से, तो उसको ये बात संज्ञान में आई कि उसके द्वारा ये हत्या की गई है। और भारतीय ओलंपिक संघ ने राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को दी है। खेलों का आयोजन 29 जनवरी से 2 फरवरी तक होगा। चमोली जिले के औली में राष्ट्रीय शीतकालीन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। विंटर गेम्स के तहत अल्पाइन, सलालम, स्नोबोर्ड, नोर्डिक स्की माउंटेनिंग प्रतियोगिताएं होंगी। एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह दोपहर देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। गृहमंत्री अमित शाह एयरपोर्ट से सीधे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी के लिए रवाना हुए। अकादमी में अमित शाह ने भारतीय लोक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद किया। गृहमंत्री के दौरे को लेकर पुलिस महकमा और जांच एजेंसियां अलर्ट पर रहीं। मसूरी अकादमी को छावनी में तब्दील किया गया। सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, आपातकालीन सेवाएं मुस्तैद की गईं। कार्यक्रम स्थल के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई। राजधानी में कांग्रेस मुख्यालय में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान सरकारी एजेंसियों के लिए सामान ढुलान करने वाले लोगों के बिल आज तक पास नहीं हुए। इसके अलावा सरकार पर जमीन खुर्द-बुर्द कर राज्य के राजस्व को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए। भू कानून के मुद्दे पर सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य हित के मसलों पर सरकार की उदासीनता स्पष्ट दिख रही है। देखिए, लगातार मुनाफे में जो कंपनियां हैं उनको केंद्र सरकार बेच रही है। भारत की केंद्र सरकार की एकमात्र ऐसी कंपनी या ऐसा निगम जो दवाइयां बनाता है, IMPCL, जो अल्मोड़ा ज़िले में है और रामनगर से लगा हुआ क्षेत्र है, उसको बेचने का कोशिश सरकार कर रही है। ये कंपनी पिछले 3 साल में अगर हम हिसाब लगाए, पहले साल 15 करोड़, दूसरे साल 40 करोड़ और तीसरे साल 29 करोड़ रुपए का लाभ लेने वाली कंपनी है। उसके बाद भी उसको खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। और एक ऐसे व्यक्ति को, संजय गुप्ता है, रामलाल जो बीजेपी और RSS के एक बड़े नेता हैं, उनके भांजे हैं, वो इसके हाईएस्ट बिड करता है और जो वहाँ बार बार वहाँ के MD के साथ जा कर कोशिश कर रहे हैं। फ़ायदे में रहने वाली कंपनी को क्यों बेचा जा रहा है और बीजेपी के बड़े नेता लोग
किस तरीके से देश की संपत्ति और परिसंपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, ये उसका एक जीता जाता उदाहरण है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हाईकोर्ट ने आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता भुवन पोखरिया की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए कहा है। वहीं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। भुवन पोखरिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि चोरगलिया निवासी सुधीर जंगी और अन्य ने याचिका में 2 अन्य ग्राम प्रधानों के खिलाफ ये कहकर मुकदमा दर्ज करवाया था कि उन्होंने क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। याचिकाकर्ता का कहना था कि मुकदमा गलत है। क्षेत्र के लोग अपनी मांगों को लेकर विधायक से शिकायत करने जा रहे थे। हरिद्वार में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान को सख्ती से लागू किया है। आपको बता दें, जिले के मुख्य चौराहों और सड़कों पर पुलिस नियमित रूप से जांच अभियान चला रही है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ ही वाहन जब्त करने जैसी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार एएसपी जितेंद्र मेहरा ने बताया कि सभी थाना और चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके क्षेत्र में इस तरह की चेकिंग नियमित रूप से होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि अभियान का उद्देश्य नशे में वाहन चलाने की घटनाओं पर लगाम लगाना और सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। हालांकि इन दिनों उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में सड़क हादसों की संख्या बढ़ी है, जिनमें कई लोगों की जान गई है। यहाँ पे माननीय एसएसपी महोदय के नेतृत्व में लगातार ड्रिंक एंड ड्राइव पे कार्यवाही हो रही है और मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत अलग अलग तरीके से कार्यवाही की जा रही है। चालान काटे जा रहे हैं। बिना हेलमेट वाले या दोषपूर्ण नंबर प्लेट वाले हैं, 3 लोग बैठे हैं, कहीं किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई है। तो हर तरह की चीज़ें हम कवर कर रहे हैं उसमें। और स्पेशली ड्रिंक एंड ड्राइव का जब भी कोई केस आता है तो उस पर थोड़ा सख्त कार्यवाही की जाती है। तो रोज पुलिस अलग अलग चौराहों पर और अलग अलग जगह खड़ी रहती है और हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। देहरादून के ओएनजीसी चौक में बीते दिनों भीषण सड़क हादसे के बाद जहां पुलिस दुर्घटना की जांच में लगी हुई है, वहीं हादसे के कुछ देर पहले ही एक युवक ने पैसिफिक मॉल के बाहर एक कार को गलत दिशा में आते देखा था। इसकी सूचना युवक ने कंट्रोल रूम को फोन और जिलाधिकारी और एसएसपी को एक ईमेल के जरिए दी थी। पैसिफिक से गलत दिशा में दौड़ती कार के मामले में यातायात निदेशक ने जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही शिकायत को गंभीरता से न लेने वाले एएसआई की जांच भी खुलवाने के आदेश दिए गए हैं। मीडिया के माध्यम से ये बात जानकारी में आ रही है कि रात के समय कोई गाड़ी रॉन्ग डायरेक्शन से आ रही थी और उसके बारे में जो मीडिया में रिपोर्ट्स हैं, जो कंसर्निंग आदमी है उसने जो पुलिस की हमारी पिकेट रहती है वहाँ पे कम्युनिकेट किया है। तो इसमें हम लोगों ने जानकारी मांगी है कि जो इसके द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसके बाद क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई अपेक्षित थी। इसमें जो है जो कंसर्निंग व्यक्ति है उसके द्वारा गवर्नमेंट को भी सूचना दी गई है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में आया है। तो इन चीज़ों पर जानकारी हमने मांगी है कि क्या सूचना उस जो कंसर्निंग व्यक्ति है उसके द्वारा पिकेट को दी गई, क्या गवर्नमेंट को दी गई और क्या कार्रवाई किस स्तर पर अपेक्षित थी। और उत्तरकाशी से 35 किलोमीटर दूर सिलक्यार विश्व प्रसिद्ध न्याय के प्रामाणिक उत्तराखंड के प्रसिद्ध देवता बौख नागराजा की तिसाली यात्रा बड़े धूमधाम से मनाई गई। हर तीसरे वर्ष आयोजित होने वाली इस यात्रा की पूर्व संध्या उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक जागर सम्राट प्रीतम भरवाण के नाम रही। वहीं आज बौखनाग देवता की जत्रा पौराणिक मंदिर में की जाती है, जिसमें गंगा और यमुना घाटी आदि जगहों से लोग बौख नागराजा को समर्पित इस मेले की यात्रा होती है। सिलक्यारा टनल के पास आयोजित इस सांस्कृतिक संध्या में विदेशी मेहमान टनल विशेषज्ञ ऑस्ट्रेलियाई नागरिक अर्नोल्ड डिक्स और लॉरेंस मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। अत्यधिक उत्साह देखने को मिला है और जो सिलक्यारा टनल में जो 41 मजदूर फंसे थे उसका जो वैज्ञानिक थे ऑस्ट्रेलिया से आए थे और लोगों में बड़ा हर्ष और उल्लास था। और वो जो जागर सम्राट प्रीतम भरवाण जी आए थे उनके द्वारा भी अच्छा सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया और भंडार सिंह 10 की एवं समस्त जनप्रतिनिधियों को एवं जनमानस का
बहुत बड़ा सहयोग रहा और बाबा बौखनाथ की कृपा दृष्टि सदैव हमारे क्षेत्र में बनी रही और बनी रहेगी। बौखनाथ की यात्रा है, लोग वहाँ कल सुबह जाएंगे और अत्यधिक भीड़, ऐतिहासिक भीड़ होगी वहाँ धूपकुंड में। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत आज विकास भवन सभागार पिथौरागढ़ में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता अर्पण संस्था की सचिव रेणु ठाकुर ने की। कार्यक्रम में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट टीम ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। बैठक के दौरान मौजूद सभी सदस्यों ने बाल विवाह के उन्मूलन के लिए शपथ ग्रहण की। बाल विवाह को रोकने के लिए प्रभावी रणनीतियों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विभा यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना था। सभी प्रतिभागियों ने एकजुट होकर इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्धता जताई। हाईकोर्ट ने प्रदेश में अभी तक छात्र संघ चुनाव नहीं करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तारीख तय की है। वहीं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। किशन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सभी विश्वविद्यालय में सितंबर तक एडमिशन पूरे कर छात्र संघ चुनाव कर लें, लेकिन कई विश्वविद्यालयों में अक्टूबर तक तो छात्रों के एडमिशन कराए। ऐसे में सितंबर में चुनाव कैसे हो सकते थे? इसलिए यह आदेश गलत है, इस पर रोक लगा दी जाए। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने लिंगदोह कमेटी की रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश, लिंगदोह कमेटी की रिपोर्ट और यूजीसी की नियमावली में स्पष्ट कहा गया है कि हर विश्वविद्यालय का अपना एक शैक्षणिक कैलेंडर होगा। उसी के आधार पर सभी कार्यक्रम निर्धारित होंगे। एडमिशन होने के 8 सप्ताह के बाद छात्र संघ चुनाव भी होंगे या राज्य सरकार ने कमेटी की रिपोर्ट, यूजीसी के नियमों पर विश्वविद्यालय की नियमावली का उल्लंघन कर आदेश जारी किया। सितंबर तक चुनाव कराने की तिथि तक नियत कर दी। जब अक्टूबर तक एडमिशन हुए तो सितंबर में बिना छात्रों के चुनाव कैसे संभव हो सकता है? राज्य सरकार को यह शक्ति नहीं है कि वो किसी भी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कैलेंडर निर्धारित करे। यह अधिकार केंद्र सरकार और यूजीसी को है। और इन सभी खबरों के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।